नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। 21 दिन के लॉकडाउन के आखिरी दिन केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया। 20 अप्रैल के बाद कुछ इलाकों में छूट मिल सकती है। कुछ इलाकों में शर्तों के साथ जो है लॉकडाउन में ढील मिलने की संभावना है। साथ ही शर्त तोड़ने की शिकायत पर छूट वापस भी ली जा सकती है। लॉकडाउन 2 के लिए दिशा निर्देश भी कल जारी हो जाएंगे। 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि 40 दिन की हो जाएगी। करीब 22 मिनट के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देशवासियों के सहयोग की तारीफ की, योद्धाओं का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश की 10 बड़ी बातें क्या कही, वो हम आपको बताते हैं। लॉकडाउन 2 की हम बात करें, देश भर में 19 दिन के लिए होगा। इस बार का पालन ज्यादा कड़ाई से कराया जाएगा। 20 अप्रैल तक राज्यों की स्थिति की समीक्षा होगी। हॉटस्पॉट पर और ज्यादा सतर्कता बढ़ेगी। 20 अप्रैल के बाद कुछ सीमित कामों में छूट मिलेगी। लॉकडाउन का नियम टूटने पर छूट वापस ले ली जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से 7 बातों पर साथ मांगा है। कोरोना को और फैलने नहीं देना है। 600 हॉस्पिटल कोविड-19 के लिए काम कर रहे हैं। देश में 1 लाख से ज्यादा बेड की व्यवस्था। लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का भारत सरकार के फैसले का देहरादून की जनता ने स्वागत किया। सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। सही है और लॉकडाउन होना चाहिए। लोगों को लॉकडाउन का भी पालन करना चाहिए। और जो ये नमाजी हैं, जो ये उड़दंग कर रहे हैं, जो हमारे मेडिकल स्टाफ के साथ में, पुलिस कर्मियों के साथ में, इन पे तुरंत जो है त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर रोक लगनी चाहिए। 3 मई तक बढ़ाया क्योंकि केसेस बहुत बढ़ गए हैं। जब ये लॉकडाउन हुआ था तो 585 केसेस थे और 9000 प्लस हैं। डेथ्स भी बहुत बढ़ी हैं। तो प्रिकॉशनरी मेजर पे लोगों को भी समझना चाहिए कि लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, बाहर ना आए। बहुत सहमत है। अगर लॉकडाउन नहीं रहेगा तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। नहीं तो क्या कहते, घर में रहेंगे तो जरा बचे रहेंगे। हम तो मोदी जी के साथ हैं। जब तक वो कहेंगे वो हमारी भलाई के लिए बोल रहे हैं तो हम उन्हीं के साथ देंगे। अगर वो आगे भी बढ़ाएंगे हम तब भी उनका समर्थन करेंगे। तो सिर्फ देहरादून ही नहीं, खटीमा की जनता ने भी पीएम के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि जरूरत पड़ने पर आगे भी लॉकडाउन बढ़ता है तो भी वो सरकार का समर्थन करेंगे। लॉकडाउन का जो निर्णय लिया गया है बहुत सही निर्णय लिया गया है। देश में अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है कोरोना को लेकर के, अभी इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता थी और मोदी जी द्वारा अच्छा निर्णय लिया गया। खास तौर से कोरोना का संकट अभी भी टला नहीं है। देश की परिस्थितियों को देखते हुए अभी वक्त लॉकडाउन पे निर्णय लिया जो प्रधानमंत्री जी ने, उसमें धैर्य और संकल्प लेने का है। बहुत अच्छा निर्णय है। इससे पहले भी जो निर्णय लिया गया वो भी अच्छा था और अब जो लिया गया है वो सभी के लिए, जिस देशवासियों के लिए, सबके लिए एक अच्छा निर्णय है। लॉकडाउन में केदारनाथ के रावल भी फंस गए हैं। रावल भीमा शंकर लिंग महाराष्ट्र के नांदेड़ में फंस गए हैं। 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। 25 अप्रैल को ऊखीमठ से केदारनाथ की डोली रवाना होगी और इस दौरान पूजा में रावल का होना जरूरी होता है। रावल ने पीएम मोदी को पत्र लेकर आग्रह किया है कि उन्हें 24 अप्रैल तक किसी तरह ऊखीमठ भेजा जाए और रावल के साथ नांदेड़ में 2 सेवादार, 1 पुजारी और 1 व्यवस्थापक भी मौजूद हैं। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, क्योंकि लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू हो चुका है और उस लिहाज से ये बहुत चैलेंजिंग है कि जो जहां फंसा है अब उन्हें लाया जाए। रावल का हम जिक्र कर रहे हैं और उनका होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जीनत, जो रावल हैं भीमा शंकर लिंग, वो 20 मार्च से महाराष्ट्र के नांदेड़ में फंसे हुए हैं लॉकडाउन के कारण। इस बीच उनको उम्मीद थी कि लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन चूंकि लॉकडाउन का सेकंड फेज शुरू हो गया है और 3 मई तक लॉकडाउन चलेगा, तो 25 मई को जो भगवान केदार की जो शीतकालीन गद्दी स्थल है ओंकारेश्वर ऊखीमठ से भगवान केदार की डोली रवाना होनी है और 28 तारीख की शाम को केदारनाथ ये डोली पहुंचेगी। तो इस पूरी प्रक्रिया में रावल का होना बेहद जरूरी होता है और खासकर 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे जब भगवान केदार के कपाट खुलेंगे तो उस समय भगवान केदार के
के पास एक सोने का मुकुट चढ़ाया जाता है, वो मुकुट अभी शीतकाल में रावल के पास होता है। जो रावल अभी महाराष्ट्र में हैं, उनके सिर पर ये मुकुट होता है, और जब शीतकाल समाप्त होता है, जब भगवान के ग्रीष्मकालीन दर्शन होते हैं, कपाट खुलते हैं, तो उस समय ये मुकुट भगवान को चढ़ाया जाता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि अगर रावल यहाँ पर नहीं पहुँचते तो उस मुकुट का क्या होगा, जो पूजा की एक परंपरा है उस परंपरा का क्या होगा। और यदि रावल यहाँ पर पहुँचते हैं तो चूंकि जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनके साथ 4 और भी लोग हैं, तो इसमें भी एक बड़ा संकट आ जाएगा कि महाराष्ट्र से तमाम राज्यों की सीमाएं पार करते हुए जब वो उत्तराखंड पहुंचेंगे और यहाँ पर जो विधि विधान के साथ जो पूजा अर्चना होती है उसमें बड़ी संख्या में लोग भी होते हैं, मंदिर के पुजारी भी होते हैं, तो उन सब के बीच रावल को कैसे इतने जिलों से होकर उखीमठ लाया जाएगा, और फिर इस दौरान क्या होगा, क्या उनको क्वारंटीन रखा जाएगा, और क्वारंटीन रखा जाता है तो फिर वो पूजा में कैसे शामिल होंगे। तो एक बड़ा पेंच है। प्रधानमंत्री कार्यालय को उन्होंने पत्र भेजा है कि उनको किसी भी तरह उखीमठ पहुंचाया जाए ताकि परंपराओं का निर्वहन हो सके। अभी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आया है। देखना होगा कि 24 अप्रैल तक क्या कुछ इस दिशा में होता है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आज शाम 4 बजे त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, जिसमें 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के बाद आगे की स्ट्रैटेजी स्टेट को लेकर क्या रहेगी, इस पर चर्चा होगी। 20 अप्रैल को हालात की समीक्षा के बाद रियायत पर फैसला लिया जा सकता है। कोरोना के हालातों को देखते हुए जिलों में छूट दी जाएगी। बिना कोरोना केस वाले जिलों में ज्यादा रियायत मिलने की संभावना है। उधर हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू लगाने के बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। एसएसपी ने खुद ही फ्लैग मार्च का नेतृत्व किया। कोरोना के मामलों को देखते हुए इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। उत्तराखंड में हर साल कश्मीर से लोग कश्मीरी सामान को लेकर बेचने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार कश्मीरी व्यापारियों को लॉकडाउन की मार झेलनी पड़ रही है, और यही वजह है कि लॉकडाउन की वजह से कश्मीरी व्यापारी काशीपुर और रामनगर के बीच में फंसकर रह गए हैं, जिन्हें प्रशासन द्वारा राशन मुहैया कराया जा रहा है। तो देखिए, न सिर्फ कश्मीरी व्यापारी, अमूमन हम ये देखते हैं कि ये सीजन होता है, एक जगह से दूसरी जगह लोग जो है स्थानांतरित होते हैं, व्यापार करते हैं, और ये पीक सीजन, और उस लिहाज से अब यहाँ पर जो है काशीपुर में कश्मीरी लोग जो अपना सामान बेचने आते हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हम लोग यहाँ शॉल कंबल का काम करते थे, होजरी वगैरह का काम और ड्राई फ्रूट्स वगैरह बेचते थे। और चूंकि जनवरी के बाद सीज़न ऑफ हो जाता है, उस टाइम से अभी हम लोग बैठे हैं। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के कारण से हम लोग बहुत ही परेशान हैं। टोटल इनकी 40 से 45 फैमिलीज़ हैं जो रामनगर से काशीपुर के बीच में हैं। हमारे क्षेत्र में जो है 15 लोग रह रहे हैं। पिछली बार जब ये आए थे, क्योंकि इनका राशन कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है और ये बाहर के रहने वाले लोग हैं, तो इनको हमने रॉ जो ड्राई राशन है वो अवेलेबल कराया था। एक तरफ लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, तो दूसरी तरफ कुछ नेपाली लोग रात के अंधेरे में भी सुरक्षा को धता बताते हुए रुद्रपुर से खटीमा तक पहुंच गए। अगले 19 दिन यानी 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन अभी जो तस्वीर दिख रही है वो दूसरी दिख रही है। यहाँ पर ये जो 4 लोग बैठे हुए हैं ये नेपाल के हैं। ये रुद्रपुर उधम सिंह नगर में किसी फैक्ट्री में काम करते थे। ये कल रात वहाँ से पैदल चल के यहाँ पहुँचे हैं, और रास्ते में कई जगह पर इनसे पूछताछ हुई या नहीं हुई ये बताएंगे। और लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँचे ये एक बड़ा सवाल है, जबकि लॉकडाउन में एक जिले से दूसरे जिले या फिर एक थाने से दूसरे थाने तक जाना भी मुश्किल है। कहाँ से आ रहे भैया? रुद्रपुर के पास से। कब निकले वहाँ से? कल रात को 1 बजे के आसपास। 1 बजे। कहाँ का रास्ते में रोका आप लोगों को? हाँ जी, 2-3 जगह रोका था सर। रोका, फिर आगे छोड़ दिया आप लोगों को? हाँ जी। हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, किसने रोका आप लोगों को? हाँ जी, पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने आगे को छोड़ दिया। क्या नाम है आपका? उमेश। कहाँ जाना है आपने? नेपाल। नेपाल। आप कहाँ से आए? रुद्रपुर से। साथी हैं आप भी? हाँ। क्या नाम है आपका? सुजन मगर। कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल। नेपाल। आप कहाँ से हो? रुद्रपुर से। रुद्रपुर से। और आप कहाँ से? रुद्रपुर से आए। कब, कितने बजे निकले थे वहाँ से आप लोग? 1 बजे। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र। कहाँ जाना है आप लोगों को? हम नेपाल जाएंगे। स्थिति स्पष्ट है। रात के 1 बजे निकले हैं और अभी ये खटीमा पहुंचे हैं। इस बीच में रुद्रपुर के स्थाने से किच्छा, सितारगंज और नानगमत्ता क्रॉस करने के बाद ये खटीमा पहुंचे हैं। हालांकि प्रशासन को सूचना दे दी गई है। अब देखना है कि ये लापरवाही को लेकर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, इंडो नेपाल बॉर्डर, खटीमा।
रामनगर का ढिकुली क्षेत्र में बहुत से रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पर। ऐसे में ढिकुली हमेशा पर्यटकों के वजह से गुलजार रहता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब ये क्षेत्र भी सुनसान है। यहाँ पर्यटक तो बहुत दूर की बात है, स्थानीय लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से कई लोग बेरोजगार भी हो गए। हम इस वक्त खड़े हैं NH 121 पर और ये ढिकुली गांव का क्षेत्र है जहां रिजॉर्ट्स की एक चेन सी बनी हुई है। यहां कई सारे रिजॉर्ट्स स्थित हैं और इन रिजॉर्ट्स में कई लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। ये इलाका कभी काफ़ी चहल पहल वाला रहता था। आप देख सकते हैं कि ये जो NH 121 है ये काफ़ी चहल पहल इसमें रहती थी और चूँकि ढिकुली का क्षेत्र था तो यहाँ रिजॉर्ट्स में पर्यटक हमेशा बने रहते थे और हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहने वाला क्षेत्र इन दिनों सुनसान है और यहाँ कोई भी नहीं है, ऐसे क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है। तो ऐसे में किस तरह की स्थितियाँ रिजॉर्ट स्वामियों के सामने आ रही हैं। हमारे साथ AG अंसारी जी हैं जो रिजॉर्ट स्वामी हैं यहाँ। तो सर, किस तरह की समस्या आ रही है और लोगों के रोजगार का क्या हो रहा है? देखिए, बहुत बड़ी समस्या है ये। और कॉर्बेट में अगर देखें मोटे तौर पे तो अभी तक ये मान के चलिए कि कम से कम 150 से 200 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ हो चुका है होटल इंडस्ट्री। देखिए, जो मार्च के बाद जो छुट्टियों का समय होता था, क्योंकि एग्ज़ाम्स हो जाते थे, अप्रैल मई जून कॉर्बेट का सबसे ज़्यादा पीक सीज़न माना जाता था और हमारे पूरे वर्ष में उतने पर्यटक नहीं आते थे जितने कि इन 3 महीनों में आते थे। उन सब का कारोबार लगभग एक तरह से ठप हो गया है और ऐसा लगता है कि ये सीज़न 2020 के साथ साथ 2021 भी हमारे लिए संकट वाला होने वाला है। सरकार इस तरफ ध्यान देगी कि होटल इंडस्ट्री वाकई में नुकसान में है और यहाँ जो है कई लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं, जिसका नुकसान सीधे तौर पर स्थानीय लोगों पर पड़ने वाला है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। उधर टिहरी के कांडा गांव में 10 से ज्यादा मजदूर फंसे हुए हैं और प्रशासन की ओर से उनके खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। राशन खत्म होने की वजह से 3 दिनों से मजदूर बिस्किट के सहारे दिन काट रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी इन मजदूरों का चेकअप नहीं किया गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर हुए लॉकडाउन से सबसे अधिक जो प्रभावित हुआ है वो दिहाड़ी वर्ग, मजदूर वर्ग हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो जिला मुख्यालय में जो मजदूर है उनको तो रोजी रोटी मिल जा रही है, लेकिन जो दूरस्थ क्षेत्र है, अभी हम कांडा गांव पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कुछ मजदूर साथी लोग हैं जो यहाँ पर दिहाड़ी का काम करते थे, यहाँ पर कोई पेंटिंग का काम करते थे, चिनाई का काम करते थे और ये कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई दिल्ली से, अलग अलग जगह से ये लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके ठेकेदार ने अब इनका फोन अटेंड करना बंद कर दिया और इनके पास रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है कि इन लोगों का कहना है कि जो इनके पास पैसा था, जो राशन था, वो सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन आज के टाइम पे इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। कितना परेशान हो रहे हैं लॉकडाउन से आप लोग? बहुत ज्यादा जी, बहुत दुखी है हम लोग तो। बिल्कुल खाने पीने का मैंने आज 3-4 दिन हो गया हम लोग को ऐसे खिचड़ी बना खा रहे हैं। रूम में भी देख लो आप लोग, कुछ नहीं है। एक ही कमरा है छोटा सा जिसमें सभी रहते हैं और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर को पालन नहीं हो रहा है। और दूसरी, स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आती है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा और ना इनका हेल्थ परीक्षण कराया गया। आप लोग का हेल्थ चेकअप वगैरह हुआ था? कोई अधिकारी आए थे? नहीं सर, ठीक नहीं। जब से लॉकडाउन हुआ तब से कोई अधिकारी नहीं आए हम लोग के पास। ये नहीं पूछे कि खाए कि नहीं खाए, आप लोग सोए कि क्या कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं हम लोग का सर है। तो आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां कहा जा रहा था कि हम सभी के पास खाना पहुंचा रहे हैं और सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन इनके पास ये जो दूरस्थ गांव है कांडा, यहाँ पर को जो मजदूर फंसे हुए, इनके पास कोई नहीं पहुंचता है। अब ये आप लोग क्या चाहते हैं? अब सर यही चाहते हैं कि मेरे को हेल्प कीजिए और खाने पीने के लिए कुछ नहीं है और नहीं होता है तो मेरे को बिहार पहुँचा दो, अपना घर पे खाएंगे पियेंगे रहेंगे अच्छा तरह से। कहीं ना कहीं अब इन्होंने गुहार लगाई है कि अगर प्रशासन इनकी सुध नहीं लेता है और इनके पास खाने पीने की वस्तु नहीं पहुंचाता है तो इन्होंने गुहार लगाई है कि किसी तरह इन्हें इनके गांव, इनके घर पहुंचा दिया जाए ताकि ये अपना जो रोजी रोटी है उसे भी चला सके। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, कांडा गांव, टेहरी गढ़वाल। घर में ही रहकर कैसे समय का उपयोग समाज के लिए किया जा सकता है, इसका नायाब उदाहरण नैनीताल के जन सेवकों ने दिया है। पेशे से टेलर मास्टरों को समाज सेवी का साथ मिला तो उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के लिए मास्क ही तैयार करने का बीड़ा उठाया और 3 लेयर मास्क तैयार करना शुरू कर दिया और जरूरतमंदों, पुलिस, मेडिकल स्टाफ और बाकी लोगों को बांटने भी शुरू कर दिए।
राज्य सरकार मास्क को राज्य में अनिवार्य करने जा रही है और मास्क की कमी लगातार डे 1 से राज्य के बाजारों में हो रही है। लेकिन नैनीताल के कुछ ऐसे लोगों ने बीड़ा उठाया है कि जो लोग हैं उनको मास्क हर आदमी तक पहुंच जाए ताकि कोरोना जैसे संक्रमण से बचा जा सके। ये देख सकते हैं कि लगातार मास्क तैयार किए जा रहे हैं और 3 लेयर मास्क इस तरह से ये तैयार होते हैं और लगातार जो लोग हैं उन तक ये मास्क पहुँचाने की लगातार प्रयास किया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हालांकि इनको बनाने में 100 से 200 मास्क पर डे बनते हैं। नंदन भाई हैं सर, किस तरह से ये बीड़ा उठाया है और क्यों सोचा था ऐसा? सर घर में खाली बैठे हुए थे तो क्या नाम कहते, हमने सोचा कुछ जोशी जी ने फ़ोन करा इनके ऐसा ऐसा है मामा क्या करें। मैंने कहा ठीक है, हम लोग लग गए काम में। तो कितना मास्क तैयार करते हैं दिन में? 100 कम से कम कर लेते हैं। चंदन भाई हैं जो समाज सेवी हैं और लगातार ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। चंदन भाई, लगातार आप ये कर रहे हैं, किस तरह का प्रयास है और आगे कहाँ तक ये मास्क पहुँचाते हैं आप? दादा, लॉकडाउन 22 तारीख से लॉकडाउन होने के कारण हम लोग घर में खाली बैठे थे, तो आपस में पड़ोस में विचार विमर्श हुआ नंदन भाई और मुकेश भाई से कि क्या किया जाए। तो हमने कहा कि यार हम लोग मास्क बना सकते हैं और हम लोग कपड़ा खरीद के लाए। मामा लोग अपना जनसेवा की तरह में फ्री ऑफ कॉस्ट इसको सिल रहे हैं। फिर हम प्रेस करने के बाद और पैक करने के बाद हॉस्पिटल्स मेन पर्यावरण मित्र जो हैं हमारे, उनको और पुलिस वालों को हम ये फ्री में ये उनको दे रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि मास्क इस तरह से तैयार किया जाता है और उसके बाद ये यहाँ आते हैं, इनको प्रेस किया जाता है। बाकायदा जो एक अखबार है या उसको व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है ताकि जो लोग हैं ज़रूरतमंद हैं उन तक ये पहुँच जाए। एक बच्चा हमारे साथ, बेटा स्कूल से होमवर्क भी मिल रहा होगा, क्या दिक्कतें आती हैं? स्कूल से होमवर्क तो सुबह आ जाता है तो हम शाम को अपना काम कर लेते हैं और सुबह ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो अगर दिन में थोड़ा टाइम मिल जाता है तो हम पापा की मदद करने यहाँ आ जाते हैं, वरना और थोड़ी देर खेल लेते हैं। तो हर कोई जो है इस जो कोरोना वायरस का संक्रमण है, हर कोई इस तरह से लगा हुआ है कि हर आदमी तक मदद पहुंच जाए। जिस तरह का प्रयास इन लोगों का है वो वाकई काबिल तारीफ है और लोगों को ऐसे मुश्किल घड़ी में और मास्क पहुंचाना ये सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन इन लोगों का जो प्रयास है ये एक बेहतर कहा जा सकता है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। अल्मोड़ा में अचानक मास्क की मांग तेजी से बढ़ गई है। जो मास्क बाजार में मिल रहे हैं वो सिंगल लेयर के और काफी महंगे मिल रहे हैं, लेकिन अब खुद ही महिलाएं डबल लेयर के मास्क बना रही हैं। ग्राम परियोजना के तहत महिला समूह मास्क बनाकर लोगों को दे रही हैं। हम ये डबल लेयर के मास्क बना रहे हैं। इससे जैसे कि ये बाजार में ये सिंगल लेयर के हैं और क्या कहते हैं वो महंगे भी हो रहे हैं, आ रहे हैं। हमको ये ग्राम में उससे मिल रहा है। ये मास्क है, इसको हम डबल लेयर में बना रहे हैं। इसका बहुत अच्छी तरह से इसको पक्का सिल रहे हैं ताकि खुले नहीं। इसका प्रयोग ये परियोजना के तहत बना रहे हैं हम। जो ये डबल लेयर का मास्क निर्माण की बात जो है जिलाधिकारी महोदय की संस्तुति है इसमें, और वही चाह रहे हैं कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए जो भी व्यक्ति बाहर जाता है वो मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करे। सरकार ने सभी के लिए घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने के निर्देश दिए हैं। मास्क की बढ़ती मांग के बीच रुद्रप्रयाग में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कपड़ा तो मिल रहा है लेकिन रबर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में महिलाएं मास्क के बांधने के लिए कपड़े की पट्टी बना रही हैं। महिलाओं का कहना है कि अगर रबर मिल जाती है तो वो अधिक संख्या में मास्क बना सकती हैं। इलास्टिक नहीं मिल पा रहा है हमको बाजार में। अगर इलास्टिक मिल जाता तो और भी अच्छा रहता, लेकिन आजकल जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, कोरोना वायरस की वजह से सामान मिलना मुश्किल हो रहा है, तो इसकी वजह से कुछ निवारण करने के लिए हमें तो ये करना ही पड़ेगा। धागे बना रहे हैं हम उस पर बांधने के लिए पीछे। विशेष का तो यहाँ जो है वैसे मटेरियल मिल नहीं रहा, लेकिन ये जो मार्केट में अभी कपड़ा तो मिल रहा है लेकिन इलास्टिक वगैरह नहीं मिल रहा है, तो इससे थोड़ा दिक्कत आ रही है। कोविड-19 जैसे अदृश्य और बिल्कुल नए दुश्मन के खिलाफ भी उत्तराखंड के पास प्रशिक्षित जवानों की एक टीम है जो इस तरह के बायोलॉजिकल वॉर से निपटने के लिए ट्रेंड है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना जैसी महामारी के बीच सब खुद को सुरक्षित कर लेना चाहते हैं, लेकिन कई संस्थाएं और लोग दूसरों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जिनमें से SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स भी है। इनके पास बायोलॉजिकल वॉर के लिए 40 जवानों की एक ट्रेन टीम है, जिनको केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर रेडिएशन जैसे खतरों से निपटने में महारत हासिल है।
इन्हीं जवानों को इन दिनों प्रदेश भर में कोविड-19 के आइसोलेशन वार्ड की सुरक्षा में तैनात किया गया है। पीपीई किट से लैस ये जवान 12-12 घंटे ड्यूटी देते हैं। जो कोविड-19 के आइसोलेशन वार्ड्स हैं, जहां पर डेफिनेटली जो संक्रमित व्यक्ति है, जिसका पुष्टि हो चुकी है कि कोरोना से पॉजिटिवली संक्रमित है, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, इनर कॉर्डन ड्यूटीज़ हैं, वो एसडीआरएफ के द्वारा संपादित की जा रही हैं, जो कि वास्तव में काफ़ी हाई रिस्क जोन है। इसमें जो भी सावधानियां हमारे द्वारा बरती जाती हैं, जो प्रॉपर पीपीईज़ हैं, उनको पहना जाता है। इसके अतिरिक्त जो भी सैनिटाइजेशन की कार्यवाही है, उसको प्रॉपरली प्रचलित किया जाता है। जो भी कर्मचारी हैं, उनको भली भांति ब्रीफ किया जाता है। जवानों की ट्रेंड फौज में 25 ट्रेनर और 3 मास्टर ट्रेनर भी शामिल हैं, जो इन दिनों पुलिस, पीआरडी, होमगार्ड से लेकर जीएमवीएन और केएमवीएन के कर्मचारियों को जागरूक और प्रशिक्षित कर रहे हैं। जो एसडीआरएफ का जो बेसिक ट्रेनिंग है, ये सीबीआरएन, तो उसी पे हमें बेसिक पढ़ाया जाता है कि सीबीआरएन के संबंध का बेसिक नॉलेज पे दिया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने जो उसकी टीओटी की है, वो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे से की है, प्लस कुछ जवानों ने हमारे जो ट्रेनिंग की है वो 5th बटालियन पुणे से की है। इसके पश्चात हमारे 2 सब इंस्पेक्टर और एक जवान ने इसकी मास्टर ट्रेनिंग जो ली है वो 5th बटालियन पुणे से ली और इसी साल ली थी। अक्टूबर 2013 में गठित एसडीआरएफ के पास वर्तमान में कुल 459 जवान हैं। एसडीआरएफ ने पिछले 7 सालों में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उत्तराखंड एसडीआरएफ दूसरे राज्यों के लिए भी कई बार संकट मोचक साबित हुई है, जो अब तक लगभग 1100 रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी है। कोरोना अब एक नई चुनौती है, जिससे एसडीआरएफ डटकर मुकाबला कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर काशीपुर के 4 मोहल्लों में जागरूकता और स्क्रीनिंग प्रोग्राम की शुरुआत कर दी गई है। टीम ने मोहल्ला महेशपुरा अली खां में घर घर जाकर सर्वे किया। इसके तहत आयुष डॉक्टर, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने मोहल्लों में घर घर जाकर जिला स्तर से प्राप्त 15 प्रश्न पूछे लोगों से। टीम कह रही है कि जनता पूरा सहयोग दे रही है। हम लोग सब सहयोग कर रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर मोहल्लों में। क्या कहते हैं, ये हम लोग ये कोरोना का सर्वे कर रहे हैं, कोरोना 19 वाला, इसकी सर्वे 4 मोहल्लों में। और चंपावत में क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए रखे गए 152 लोगों में से 2 बैचों को प्रशासन ने घर भेज दिया, जिसमें कुल 50 लोग थे। हालांकि डीएम के मुताबिक दोनों बैच को एहतियातन 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तरकाशी के बड़कोट में जीएमवीएन के जनता निवास में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, जिसमें 35 लोगों को रखा गया है। जब वार्डों के अंदर की स्थिति जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पहुंचती है, तो यहाँ का नजारा दहशत और डर का नहीं, बल्कि एक दूसरे को हिम्मत देने वाला था। बंद कमरों के अंदर से भजन और कीर्तन के साथ तालियों की आवाज आ रही थी। और लॉकडाउन के दौरान हर एक पुलिसकर्मी को भी सुरक्षित रखना जरूरी है, जिसको लेकर उत्तरकाशी के बड़कोट अस्पताल से डॉक्टरों की टीम ने पुलिस स्वयंसेवियों और सफाई कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया, जिसमें मास्क लगाने का सही तरीका और सैनिटाइजर, साथ ही हाथ धोने के तरीके को बारीकी से बताया। तो कोरोना महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन का असर टिहरी डैम के विद्युत उत्पादन पर भी देखा जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री कारखाने बंद हैं, बिजली की डिमांड कम हो गई है और टिहरी डैम से पहले 11 मिलियन यूनिट बिजली जनरेट होती थी, जो अब 7 मिलियन यूनिट ही हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने कहीं मत जाइएगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे